चलिए देखिए। हाँ जी, तो आपने अभी देखा पिछली क्लास में, आप यहां तक समझ पाए थे कि विविक्तर क्या चीज, विविक्तर, इसको हमें टारगेट पे लेना होता है। श्रीधराचार्य के रूल्स के अंदर हमें ये चीज मिल गई थी, डी बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस बोलो 4ac, ऐसी है। इस पे मैंने 3 पॉइंट आपको बता दिए थे। एक तो डी का मान 0 से बड़ा हो, अर्थात डी धनात्मक हो। क्या हो? डी धनात्मक। ठीक है, जब डी धनात्मक हो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके जो मूल होते हैं वो सदैव वास्तविक होंगे और प्लस असमान, आसमान नहीं, असमान, ठीक है, अलग अलग, क्या कह लो, अलग अलग कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनी ऑब्जेक्शन? इसके लिए मैं कोई एक एग्जांपल देना चाहूँ आपके सामने, तो मैं ऐसे एग्जांपल दे दूंगा कि मैंने कहा यार 3x स्क्वायर, क्या कहा मैंने, 3x स्क्वायर, ठीक है, हेलो, 3x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 बराबर क्या है, ये 0। ठीक है, मैंने पूछा आपसे बताओ इसके मूल कैसे होंगे। मैं एक नेचर पूछ रहा हूँ, मैं सवाल नहीं करवा रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ मूल कैसे होंगे, या ये समीकरण का समाधान क्या निकल के आएगा। दोनों भाषा में से कोई सी भाषा पे बात करवा सकता है। ठीक है, आपने कहा ठीक है सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ कि आपने क्या दिया है, मुझे फर्क इस बात का पड़ेगा कि मैं तुलना करना जानता हूँ कि नहीं। ए बी और ये क्या है यहाँ, सी। तो आपने ए बी सी निकाल लिया, तो मैं यहाँ से विविक्तर निकाल लूंगा, डी का मान निकालूंगा। बोलो क्या फॉर्मूला लगाना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू माइनस के 5, माइनस के 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो यहाँ से मैं निकाल पाया माइनस का, तो प्लस का आ गया, माइनस 4 थी 12 दूनी 24, तो 25 में से 24 गया तो 1। तो मुझे बताओ ये 1 जो आया धनात्मक के ऋणात्मक या 0? जो सर धनात्मक आया, धनात्मक आया, तो मेरे बच्चों इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक एवं असमान, मतलब वास्तविक भी होंगे और इसके 2 मूल अल्फा और बीटा जो निकल के आते हैं वो अलग अलग होंगे। कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। इस तरीके से ये मेरा पहला टैब बनता है। दूसरा टैब मेरा, मैंने तुमको क्या बताया, मैंने कहा कि अगर डी स्क्वायर, वो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस क्या है 4ac, और रिजल्ट ऐसा आ जाए कि डी का मान क्या आ जाए 0, तो ऐसी स्थिति में मूल वास्तविक तो होंगे, मूल वास्तविक तो होंगे, परंतु दोनों के दोनों मूल समान मूल होंगे, समान मूल, समान मान होंगे। अर्थात यहाँ अल्फा और बीटा दोनों के दोनों मान समान आएंगे। दोनों के दोनों मान कैसे आएंगे? समान आएंगे। ठीक है, 101%। ये सर इसका फिर कोई ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, कोई भी एग्जाम्पल हम यहाँ लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई ऐसी खास बात है नहीं। ठीक है, ये है यहाँ, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर माइनस के 6x और प्लस के मैंने कहा 9 बराबर क्या है बोलो 0। मैंने कहा बताओ इसके मूल कैसे होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल कैसे। अब एक तरीका तो ये है कि तुम इसको बेसिक से ही करने बैठ जाओ। कैसे करने बैठ जाओ? बेसिक से। ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि तुमको यही फॉर्मूले रट रहे हो। लो मैं 5 सेकंड में बता देता हूँ तुमको, ध्यान से देखो अगर तुम समझदार हो तो। ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ये बी स्क्वायर है, अरे 3 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो 2 तिया 6x। क्या आप इसको सीधा सीधा एक्स स्क्वायर, मैं क्या बोल रहा हूँ, 3 का स्क्वायर और माइनस के 2 गुणा 3 गुणा x ऐसे लिख सकते हो क्या? तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख गया क्या? तो मेरा मतलब है कि ax माइनस 3 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? या यूँ कह दूँ x माइनस 3 गुणा x माइनस 3 दिख रहा है क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? x माइनस 3 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अरे x माइनस 3 का ही तो होल स्क्वायर है ये। तो क्या x माइनस 3 जो दिख रहा है, क्या वो दोनों जगह से दोनों के दोनों मान समान आएंगे क्या? यहाँ अल्फा का मान भी 3 आया और यहाँ बीटा का भी मान 3 आया। क्या ये मूल वास्तविक और समान होंगे क्या? मूल वास्तविक और समान। तुमने कहा यार तुमने तो ये सिखाया था हमें कि भाई डी बराबर क्या आना चाहिए 0। लो आप करके देखो। ए, यहाँ से मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी।
आपने कहा ठीक है सर, हम एक काम करते हैं, यहीं के यहीं डी निकालते हैं। बी स्क्वायर बोलो माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू 1 और ये 9। बताओ माइनस 6 का वर्ग 36 और 9 चौका 36। क्या 36 माइनस 36 किया तो 0 आया क्या? अब 0 आया तो क्या ये मूल वास्तविक और समान होंगे? नहीं सर, वास्तविक भी आ रहे हैं और मूल समान भी आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, ये तो मैंने बस केवल अपने मन से, मेरी इच्छा थी कि मैं चलो इनको ये भी समझा पाऊँ कि मूल वास्तविक तो होते हैं परंतु समान कैसे आ रहे हैं निकल के, तो वो मैं यहाँ से निकाल पा रहा था x माइनस 3 का होल स्क्वायर बता के। अब कोई बच्चा है या बच्ची यहाँ मुझसे क्या कह सकता था पता है? अरे सर हमारी समझ में ये नहीं आई कि तुमने अचानक कैसे सोचा, आपने कैसे सोचा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल इतना तो सोचोगे कि 9 गुणा, बोलो 9 गुणा 1 के गुणा करके 9 एकम 9 आ जाए और फिर 9 के ऐसे फैक्टर करें कि जिसका प्लस करके 6 आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 9 आए और जोड़ें तो 6 आए। 3 और 3 6 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ या ना? तो ये दो फैक्टर्स बन जाते, 6x के दो फैक्टर बन जाते, 3x और 3x, और फिर मेरे पास में 3 कैंडिडेट से 4 आ जाते और 2 का मैं कॉमन ले लेता। हाँ या ना? तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पता नहीं किसने आपके दिमाग में ऐसा बैठा रखा है कि ये कोई फॉर्मूला है तो फॉर्मूले से ही सवाल होगा। बिल्कुल नहीं। अब भाई फॉर्मूला तो बाद में पैदा हुआ है, पहले तो हर चीज़ का क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट। क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई? ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इसमें क्या था? तीसरा ये था कि अगर d का मान तुमने बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला और गलती से ये d का मान क्या आ गया निकल के? ऋणात्मक। क्या आ गया? ऋणात्मक। तो ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है मूल काल्पनिक होंगे। मूल काल्पनिक होंगे मतलब वास्तविक नहीं होंगे, ये पक्का है। तो इसके लिए मैंने एग्जाम्पल आपको क्या दिया? इसके लिए एग्जाम्पल मैं अभी दे ही देता हूँ। क्या दिया का तो खैर कहानी छोड़ो, सही है साहब। मैंने यहाँ से कहा ठीक है कि एक्स स्क्वायर माइनस के ये लो 5x प्लस के 9 ही लिख देता हूँ अब की बार, और बराबर क्या है? 0। मैं पूछूंगा इसके मूल कैसे होंगे। ठीक है, इसके मूल कैसे होंगे? अरे दादा तुमको कुछ नहीं करना, ये a है, ये b है और ये क्या है? यहाँ c। ध्यान रखना ये b है। क्या है? ये b। आपने कहा ओके, एक्स स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और बाकी का अचर पद हमारा सदैव c होता है। a b c के गुणांक करना कोई बड़ी बात बिल्कुल नहीं है। आपने कहा सर मैं तो यहाँ d बराबर निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस बोलो 4ac। ये फॉर्मूला कितनी बार लिख दिया मैंने, देखो b की वैल्यू -5 का स्क्वायर माइनस और 4 गुणा a की वैल्यू 1 और ये कितना है बोलो? 9। तो यहाँ से -5 का वर्ग 25 पर 9 चौका 36। अब 36 में से 25 घटाएंगे माइनस के 11। क्या ये मेरा मान ऋणात्मक आ रहा है? क्या ये d का मान क्या आ रहा है? ऋणात्मक। तो ये ऋणात्मक आ रहा है तो इसका मतलब इसके मूल कैसे होंगे? काल्पनिक। इसके मूल कैसे होंगे बोलो? काल्पनिक। क्या आप इन तीनों बातों को समझ पाए कि वास्तविक, काल्पनिक या समान कैसे निकालते हैं? ठीक है, इनके ऊपर जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो सवाल बहुत आएंगे। ठीक है, इधर देखिए थोड़ा सा 2 मिनट में इस बात को भी समझा देता हूँ कि अंडर रूट के भीतर, ध्यान से सुनना, अंडर रूट के भीतर जब भी कोई संख्या माइनस में ऋणात्मक होती है, माइनस का जैसे मान लो 1 है, क्या है? माइनस का 1। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमेशा और हमेशा एक काल्पनिक संख्या कहलाती है। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या हमारे गुरुदेव ने ये समझाया कि जब दुनिया की किसी भी संख्या का वर्ग करें, दुनिया का कोई भी संख्या जिसका हम क्या करें? वर्ग, और उसका हल एक ऋणात्मक आए, वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर हल ऋणात्मक आए तो ऐसा नंबर आपका क्या कहलाएगा? काल्पनिक संख्या। तब हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ आई या किसी महापुरुष के दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी 100% कि एक तरफ तो हमें ये समझाया गया कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि दुनिया की वे सभी संख्या जिनका वर्ग करने पर हल धनात्मक आए। ध्यान से सुन लो, मैंने दोनों चीज़ें आपके सामने रख दी। जब दोनों बातें आपको समझनी हो तो इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं हो सकता। तुमसे कोई पूछे ना एक लाइन में जवाब दो हमें तो कि दुनिया की वास्तविक संख्या की डेफिनेशन क्या है, तो तुम्हारा जवाब होगा
कि इस पृथ्वी की वे सभी संख्याएं जिनका स्क्वायर करने पर हल धनात्मक आए, चाहे वो कोई भी संख्या हो, चाहे वो संख्या कुछ भी हो। जैसे तुमने कहा 5 का वर्ग करो प्लस का बोलो 25 धनात्मक आएगा, -5 का करो ये वर्ग माइनस भी नहीं रहने देगा 25। अंडर रूट की किसी संख्या का वर्ग करो 5 का होल स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर से अंडर रूट खत्म, बोलो क्या आया, हाँ ठीक है। तब गुरुजी ये समझा रहे थे कि स्क्वायर से अंडर रूट खत्म और अंदर की संख्या बच जाती है। तब ओए बदतमीज ध्यान से देख, तब किसी महापुरुष के दिमाग में एक बात आई कि यार ये सीन बहुत बढ़िया बताया गुरुजी ने कि स्क्वायर से जैसे ही अंडर रूट खत्म होता है, जैसे स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होता है तो हमारे पास में अंदर की संख्या बच जाती है। तब किसी बंदे ने सोते सोते कल्पना कर ली इस चीज़ की कि यार अगर भाई दुबे गुरुजी ने एक तरफ समझाया कि अगर काल्पनिक संख्या निकालनी है तो किसी भी संख्या का वर्ग करो, उसका हल क्या आना चाहिए, ऋणात्मक आना चाहिए। तो फिर माइंड में ये चीज़ आ गई कि अगर मान लो माइनस के जैसे मान लो 1 है और अगर इसका स्क्वायर किया जाए तो फिर स्क्वायर से अंडर रूट खत्म होके क्या आ जाएगा, -1। तो उसने अपनी इस बात को रख दिया किसी भी शिक्षक के सामने जाके या गणितज्ञ के सामने जाके कि मैंने देखो भाई आप एक तरफ कह रहे थे कि संख्या का वर्ग करेंगे तो सदैव क्या आएगा, धनात्मक हल आएगा। तुमने ये कहा कि जब हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो सदैव धनात्मक हल आएगा, परंतु मैं एक ऐसा नंबर दे रहा हूं कि अगर मैं इसका वर्ग करता हूं तो फिर धनात्मक नहीं आता बल्कि ऋणात्मक। तो हमने कहा यार ये बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। तब उन्होंने कहा यार ये तो एकमात्र इसने इमेजिन किया है इस बात को, कल्पना क्या किया है, कल्पना जबरदस्ती। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत काम की चीज़ हो सकती है, बहुत योगदान हो सकता है हमारे आम इंसान को। उन्होंने कहा चलो इनको भी संख्याओं में डाल लो और फिर काल्पनिक संख्याओं का जन्म हो गया और फिर वास्तविक और काल्पनिक मिला के एक आगे चल के तुम पढ़ते होंगे सम्मिश्र संख्याएं, 11th-12th में पढ़ते होंगे मेरे बच्चों सम्मिश्र संख्याएं, जो कि वास्तविक और काल्पनिक इन दोनों का समावेश है, जहां जाके फाइनली संख्याओं का एंड होता है। यहाँ वास्तविक संख्याओं पर एंड नहीं होता, वास्तविक काल्पनिक मिला के भी हमारे पास में क्या बन जाती है, सम्मिश्र संख्याएं। समझ गए होंगे अब। तो सम्मिश्र संख्याएं यहाँ से अपने पास में जन्म ले लेती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ हमें वास्तविक भी दिखती हैं और काल्पनिक। तो उन्होंने कहा यार फिर ये काल्पनिक है तो इसकी तो कैटेगरी अलग बननी चाहिए, इसको कुछ तो सिग्नल देना चाहिए हमें कि यार ये काल्पनिक है, पहचान कैसे होगी। तो उन्होंने कहा अंग्रेज लोगों की बात है, अब तुम्हारी इच्छा है कि यार इमेजनरी एक शब्द होता है, इमेज शब्द है ना, इमेज, तो इमेज का एक आगे का अक्षर ले लिया, कौन सा, आई, और उन्होंने बोला आयोटा, क्या कि इसको आयोटा बोल लेना। हम तो हिंदी मीडियम के तो हम तो कुछ भी बोल देते हैं, सही है ना, आयोटा। उन्होंने कहा एक सिग्नल दे देना और इमेजिनरी नंबर, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जब इसको होल स्क्वायर करेंगे आप और जब यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो क्या आ गया, -1 आ गया। तो ये -1 आ गया तो यार ऐसे तो ठीक है स्क्वायर का, तो ये काल्पनिक संख्याओं में तो ले लिया, परंतु उन्होंने कहा कि इसको हल क्या करें, हमें तो ये बताओ जैसे √1 है इसका हल 1 आ जाता है। समझ रहे हो मेरी बात। तो बस इतनी सी 2 मिनट की चर्चा थी ये, बस केवल कि अगर 1 का वर्गमूल 1 आता है, √4 का वर्गमूल 2 आता है और 9 का वर्गमूल बोलो 3 आता है और 16 का वर्गमूल 4 आता है। ये तो सब वास्तविक रियल नंबर हैं। फिर बस हमारे उस महापुरुष ने ये पूछ लिया था बस केवल कि हमें तो ये बताओ अगर ये भीतर माइनस में यही चीज़ माइनस में आ रही है तो क्या मैं इसको 1 कहूँ, 2 कहूँ, 3 कहूँ, 4 कहूँ या कुछ और कहूँ। अगर यही कहूँगा तो फिर तो बड़ी विकट समस्या बन जाएगी यहाँ, हाँ या ना। तब उन्होंने कहा मैंने कि कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसको सिग्नल दे दो, ठीक है। उन्होंने कहा आयोटा 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 आयोटा, अर्थात आयोटा 2 आयोटा बोलो 3 आयोटा 4 आयोटा, ठीक है। तो फिर इसका एक निष्कर्ष ये निकल के आया कि इसका मतलब कि √-1 को उन्होंने आयोटा कहा, तो इसका मतलब जब उन्होंने वर्ग किया होगा तब उन्होंने कहा कि देखो √-1 का जब तुम वर्ग करोगे तो यहाँ आयोटा का भी वर्ग करना, तो तुम्हें इसका अर्थ से ये खत्म, तो -1 की वैल्यू आयोटा का होल स्क्वायर। तो उन्होंने इस चीज़ को फिक्स कर लिया, मान लिया कि ये इस्तेमाल करना कोई परेशानी नहीं है। आयोटा का होल स्क्वायर जहाँ भी दिखे उसे हम क्या बोलेंगे, -1, या -1 को हम क्या बोलेंगे, आयोटा का होल स्क्वायर। समझ रहे हो सब। इस तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि जन्म हो गया आयोटा का जबरदस्ती। चलो आयोटा पे ज़्यादा ज्ञान नहीं लेना, इतना ही समझना है। जल्दी से बताओ, ए ओए, -1 गुणा √-4, फिर से समझो,
मैंने क्या बोला, -1 की वैल्यू आयोटा या आयोटा का होल स्क्वायर -1। बस 2 मिनट की ये कहानी है, ठीक है साहब। अब मुझे बताओ इसका हल क्या होगा। कई बार पेपरों में ऐसी चीज़ें आ ली हैं, तो क्या आपको ये भी समझ लेना चाहिए अब, ठीक है। जो सर -1, ठीक है, ध्यान से सुनो, ये क्या है -4, ठीक है। तो इसका मतलब होगा तो 1 परंतु 1 आयोटा, होगा तो 2 परंतु 2 आयोटा, माइनस आयोटा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, -1, ये √-1। फिर मेरे पास में फाइनली क्या आएगा, जो सर 2 गुणा 1 करो 2, और आयोटा का आयोटा में आयोटा का स्क्वायर, फिर आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू -1। तो पर्टिकुलर ये जो यहाँ से रखा मैंने, ये पर्टिकुलर मान मुझे क्या नज़र आ रहा है, -2, ठीक है। कभी भी आयोटा की संख्याओं को सीधा गुणा नहीं होता। जैसे अंडर रूट कोई 2 गुणा और अंडर रूट कोई 8 करे तो 8 दूनी 16 सीधा कर सकते हैं, नो डाउट, और 16 का वर्गमूल 4 ऐसे तो कर सकते हो क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। परंतु अगर -2 गुणा अंडर रूट -8 आ जाए तो फिर 8 दूनी 16 और माइनस माइनस प्लस, ऐसे नहीं करते, नहीं करते और नहीं करते। अब ये छोटी छोटी बातें अगर मैं अभी बता रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो वरना कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। ये डायरेक्ट गुणा नहीं करते, सीधी सी बात है, कभी डायरेक्ट गुणा नहीं करते। तो क्या करेंगे सर, इसका मतलब अंडर रूट 2 आयोटा है, माइनस को बाहर निकाल लो, गुणा, इसका मतलब अंडर रूट 8 आयोटा है। अब तुम्हारे पास में ऐसा बन गया जैसे 8 दूनी 16, अब हो जाएगा अंडर रूट 16 और संग में आएगा आयोटा का होल और √16 का वर्गमूल और आयोटा का मान। तो अब बताओ मुझे इसका मान कितना आया, -4। तो बहुत शानदार चीज मैंने तुमको समझाई है, काल्पनिक मान, और ये मेरा काम था, फर्ज था बताना। जब काल्पनिक कोई शब्द आ गया वो बार बार दुखा समीकरण में आ रहा है तो ये मैं तुमको पढ़ाऊंगा ही, इसे तो मैं क्यों ही छोड़ूंगा। सही है साहब, ये कहानी है। तो बहुत बढ़िया शानदार क्लास रही है आपकी, ठीक है ना। अब अगली 10 मिनट की क्लास और देखनी है हमें, उसके बाद में मुझे लग रहा है कि आपके मूलों का योग गुणनफल का फिर चक्कर खत्म हो जाएगा कि मूलों का योग या गुणनफल दिया हो उससे और कैसे कैसे निकालते हैं। चलिए ठीक है, आपको उतारना है ना ये, तो आप थोड़ा सा लिख सकते हो उसे।